वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब आप एक काम कर रहे होते हैं तब दूसरा काम करने पर वो काम भी खराब हो जाता है जो पहले से आप कर रहे थे। लेकिन पाला डायनेस्टी के बारे में ऐसी कोई भी बातें सुटेबल नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर्यन। आई एम हियर टू टीच यू वन सेक्शन ऑफ बीपीएससी मेंस GS1 हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर का एक सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी हैव टॉपिक पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अभी अभी मैंने एक लाइन कहा था कि एक साथ दो काम करने वालों से पहला काम भी छूट जाता है। लेकिन पाला आर्ट डायनेस्टी के बारे में आपने सुना होगा कि कन्नौज पे कैप्चर करने के लिए तीन रूलर्स वो युद्ध कर रहे थे। त्रिपाठी स्ट्रगल के नाम से उसे हम जानते हैं। पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटाज, ये तीनों कन्नौज पे कैप्चर करने के लिए युद्ध कर रहे थे। पाला डायनेस्टी युद्ध में भी उलझी हुई थी, उसी के साथ उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी अच्छा था। पाला आर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये एक मिक्सचर था बंगाली, बिहार और भी काफी सारे जगहों का। पाला आर्ट का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ अभी, ये 8 to 12 सेंचुरी AD के समय था। और पाला आर्ट का जो एरिया है वो मैं आज के टर्म में आपको बताना चाहता हूँ। पूरा बिहार, पूरा झारखंड, सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश और पूरा वेस्ट बंगाल, ये एरिया पूरा पाला डायनेस्टी के अंदर आता था। और भी कई सारे एरिया पे पाला डायनेस्टी का कब्जा था, जिसमें कि कुछ छोटे, लेकिन मेजर पोर्शन यही था। तो पाला डायनेस्टी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पाला डायनेस्टी पर जो क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी, तो फ्रेंड्स, पाला आर्ट पर जनरली हर एक साल या 2 साल छोड़कर बीपीएससी मेंस में GS1 में सवाल बन ही जाते हैं। जनरली पाला आर्ट पे ये सवाल पूछे जाते हैं: राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, राइट द मेन फीचर्स ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, राइट इट, और कभी कभी इसमें टेल भी लगे होते हैं, राइट इट्स इम्पैक्ट्स ऑन बिहार, हाउ इट इज रिलेटेड विथ बुद्धिज्म, हाउ इट इज रिलेटेड टू बिहार। जनरली यही सवाल पाला आर्ट पे बनते हैं। पाला आर्ट के बारे में जो मैं बताने आज जा रहा हूँ, अगर अच्छे से देखेंगे सारे चीजें जो भी मैंने बोर्ड्स पे लिख रहा हूँ वो सारे अगर अपने नोटबुक में आप भी नोट करेंगे तो एक अच्छा आंसर पाला आर्ट पर बीपीएससी मेंस में आपका तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पाला आर्ट के बारे में। और मैं जो भी आपको बताऊंगा वो आप जो है अपने नोटबुक में, मेरे हटने के बाद आप वीडियो रोक कर इसे आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। The Pala arts often refer to distinctive trend in Indian art, is noted for the artistic genuineness of Bengali and Bihari arts. तो जो पहला लाइन है, कहीं पर अगर लाइट फ्लैश हो रहा है तो थोड़ा सा आपको दिखने में कठिनाई होगी, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो रोक कर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो पहला लाइन जो लिखा हुआ है कि पाला आर्ट जो है जनरली रिफर किया जाता है कि ये बंगाली और बिहारी कल्चर का एक आर्ट का एक मिक्सचर है। जिनमें बंगाली एंड बिहारी आर्ट। इन बिहार एंड बंगाल पाला रूलर्स वेर रूल्ड इन 8 to 12 सेंचुरी AD। अभी मैंने आपको बताया कि 8 to 12 सेंचुरी के बीच में पाला आर्ट रूल कर रही थी हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े एरिया पे। कौन सा एरिया था अभी मैंने आपको बताया था। इन दिस पीरियड नालंदा, विक्रमशिला एवं पुरी वेर फेमस फॉर लर्निंग एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। विक्रमशिला, नालंदा और उदंतपुरी, ये आपने बीपीएससी प्री में पढ़ा होगा। और ये सारे जितने भी यूनिवर्सिटी थे ये सारे के सारे जो है डेवलप हुए, कुछ स्टैब्लिश भी हुए। जैसे कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी था ये गुप्ता पीरियड में, कुमारगुप्त के समय, आपको पता होगा कुमारगुप्त के समय स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसको सेंटर ऑफ लर्निंग पाला डायनेस्टी नहीं बनाया था। ठीक है, विक्रमशिला धर्मपाल ने स्टैब्लिश किया था, आपको पता होगा। उदंतपुरी गोपाल ने स्टैब्लिश किया था। तो इस तरह से ये जो तीनों यूनिवर्सिटी थी ये एक सेंटर बन गया सारे आर्टिस्टिक एक्टिविटी का, आर्ट एंड कल्चर को फैलाने का। ठीक है, पाला वेयर महायानी बुद्धिस्ट बट दे बिलीव इन सर्वधर्म संभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्वधर्म संभाव। ठीक है, पाला रूलर्स जो थे वो जनरली बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट में भी 2 सेक्शन थे, कभी कभी 3 सेक्शन भी लोग बोलते हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान भी। लेकिन ये महायानी बुद्धिस्ट थे पाला रूलर्स। पाला रूलर्स थे तो महायानी बुद्धिस्ट, लेकिन ये सब सर्वधर्म संभव यानी सारे धर्मों को आगे बढ़ाने में बिलीव करते थे। इनके समय में आप सनातन धर्म के भी मंदिर देखेंगे, हिंदू मंदिर भी मिलेंगे, जैन मंदिरों को भी इन्होंने जो है आगे बढ़ाया था। और बुद्ध तो इनका धर्म ही था, तो बुद्धिस्ट स्तूपा, बुद्धिस्ट चैत्य, बुद्धिस्ट विहार, ये भी इन लोगों ने काफी बनवाया था। पाला डायनेस्टी के फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे तो पाला डायनेस्टी का जो एक मेन फीचर था कि ये लोग पके हुए ईंट का यूज करते थे।
ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बहुत ही मेन फीचर था पाला डायनेस्टी का। ठीक है, इसके बाद आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। पाला आर्ट, इसमें 3 सेक्शन आएंगे, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। 3 सेक्शन, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। और आर्किटेक्चर में भी 3 सेक्शन होंगे, महाविहार, चैत्या, टेम्पल, स्तूपा। 4 सेक्शन हो गए आर्किटेक्चर में। कौन सा? महाविहार, चैत्या, टेम्पल एंड स्तूपा। ये 4 सेक्शन हो जाएंगे। स्कल्पचर में ब्रॉन्ज इमेज, स्टोन इमेज। ठीक है, स्कल्पचर जो मतलब मूर्ति कला जो है उसमें ब्रॉन्ज इमेज, ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड से बनाया जाता था काफी सारे मूर्ति को उस वक्त। तो स्कल्पचर में ब्रॉन्ज इमेज और स्टोन इमेज होगा। और पेंटिंग में मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग एंड मुराल पेंटिंग, ये दोनों पेंटिंग का टाइप था। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग क्या है, मुराल पेंटिंग क्या है, मैं इसको अगले जब मैं पेंटिंग को डिफाइन करूंगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये इंट्रो है, इस इंट्रो के बाद इस फ्लो चार्ट को आप बनाइए। अब इसके हम बॉडी पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप जब भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कोई भी आंसर लिखें या एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कोई भी आंसर लिखें, तो वो जो टॉपिक है जिस पर वो आंसर आप लिख रहे हैं, उस टॉपिक का बेस क्या है, उसकी सोर्स क्या है, ये आपको जरूर लिखना चाहिए। अगर आप बिना सोर्स के कोई भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का आंसर लिखते हैं तो वो फिर वैलिड नहीं होता है, एग्जामिनर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, हम कैसे जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक सवाल है। तो इस पर सोर्स पर हम जरूर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पहले सोर्स बताता हूँ। रेफरेंसेस फाउंड इन खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड बाय धर्मपाल एंड बादल पिलर इंस्क्रिप्शन बाय नारायण पाल, नालंदा कॉपर प्लेट एंड ट्रेवल अकाउंट ऑफ सुलेमान एंड इब्न खालुदान and many archaeological excavation gives information about पाला डायनेस्टी। तो पाला डायनेस्टी के बारे में हमें कहां से पता चलता है, तो कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन थे धर्मपाल के, नारायण पाल के, ठीक है, उससे पता चलता है हमें। जैसे कि खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन धर्मपाल का था और बादल पिलर इंस्क्रिप्शन नारायण पाल का था। और नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है पाला डायनेस्टी के बारे में जानने के लिए। ट्रैवल अकाउंट जो भी फॉरेनर ट्रेवलर आते थे इंडिया, वो भी कुछ ना कुछ उस समय के डायनेस्टी के बारे में लिख कर जाते थे। तो जो ट्रैवल अकाउंट था सुलेमान और इब्न खालुदान का, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है पाला डायनेस्टी के बारे में जानने का। सुलेमान एक अरबिक ट्रेवलर था, इब्न खालुदान कहाँ का ट्रेवलर था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है पाला डायनेस्टी के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जानने का। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो पुरातात्विक खुदाई हुई है, ये सबसे ज्यादा इससे जानकारी मिलती है पाला डायनेस्टी के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। मैंने पहले आपको बताया इसका मेन फीचर था कि ये लोग पके हुए ईंट का इस्तेमाल करते थे। यही कारण है कि इनके अवशेष भी काफी कम बचे, क्योंकि ईंट जल्दी डैमेज हो जाता है, जो स्टोन्स की अपेक्षा वो जल्दी डैमेज होता है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से काफी सारी चीजें पाला डायनेस्टी के बारे में मिली है काफी जगहों पर। इससे हम बहुत ज्यादा पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। इंफॉर्मेशन इसके बारे में पाला डायनेस्टी के बारे में हमें मिलता है। एक और लाइन आप इसके बाद लिखिए, द प्रोफिलिक एंड विगोरियस स्कूल ऑफ स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स फ्लोरिश्ड इन बिहार एज फोकल पॉइंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, एक प्रोफिलिक एंड विगोरियस स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है यानी कि मूर्ति कला, ये डेवलप हुई बिहार में स्टोन और ब्रॉन्ज का। स्टोन इमेज वो तो हमेशा से बनते आया है, उसका में बनता था। एक ब्रॉन्ज इमेज था जो कि ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड से बनता था। तो क्या होता था ना कि ब्रॉन्ज को पिघला के एक शेप में डाल दिया जाता था, फिर उस शेप से उस मूर्ति को निकाला जाता था, उसे ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड कहते थे। ये मैं आगे बताऊंगा आपको जब स्कल्पचर पे हम आएंगे। तो ये बिहार में एक फोकल पॉइंट के रूप में डेवलप हो गया था स्कल्पचर जो है बिहार का, पाला डायनेस्टी का। ये बिहार इस फॉर्म में डेवलप हुआ था। तो इसको भी आप लिखिए। इसके बाद हम बॉडी पे चलते हैं और एक एक करके हम इसके तीनों सेक्शन, आर्किटेक्चर को, स्कल्पचर को, पेंटिंग को, सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग बॉडी पे आएंगे। हमने आपको बताया इंट्रो कैसे लिखेंगे, फिर एक फ्लो चार्ट बताया, फिर उसके बाद मैंने रेफरेंसेस यानी कि सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ऑफ पाला डायनेस्टी वो भी बताया। अब बॉडी के इस पार्ट पे चलते हैं। इस पार्ट पर आप आएंगे तो सबसे पहले ये मैप बनाइए आप। मुझे उम्मीद है कि आपने वो पहले जो मैंने बताया वो नोटबुक में मेंशन कर लिया होगा, आप इसको बनाइए।
ये पाला एम्पायर का एरिया है। ये एरिया सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, होल बिहार, होल झारखंड एंड होल वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। पाला डायनेस्टी मेजरली इसी पोर्शन में इंडिया में थे। इस पोर्शन को आप मैप बनाइए और नीचे एक चीज जरूर लिखिएगा, सिंबॉलिक एरिया ऑफ पाला एम्पायर। ठीक है, ये सिंबॉलिक एरिया जरूर लिख दीजिएगा। तो ये मैप बनाइए। जब भी मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब डालते हैं आप, आपको एज मिलता है, आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस होता है। अब फीचर्स ऑफ पाला आर्ट, अब इस पे आते हैं। फीचर्स ऑफ पाला आर्ट में स्टोन स्टेच्यू, ब्लैक बेसाल्ट स्टेच्यू। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था ब्लैक बेसाल्ट, इसको आप जरूर मेंशन करिएगा। स्टोन स्टेच्यू यानी कि पत्थर के जो बनते थे, एक ब्लैक बेसाल्ट जो कि मुंगेर और झारखंड के कुछ छोटा नागपुर रीजन में पाए जाते थे, उन जगहों पर कि ब्लैक बेसाल्ट नाम की जो है चीजों से एक स्टेच्यू बनाया जाता था जो कि स्टोन स्टेच्यू होता था। ब्रॉन्ज स्टेच्यू, कास्टेड इमेज। ठीक है, ब्रॉन्ज का स्टेच्यू भी बनता था जो एक कास्टेड इमेज के रूप में फॉर्म होता था, और ये जो बनता था बाय ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड, ये जरूर लिखिएगा। ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड मैंने आपको अभी भी बताया था कि ब्रॉन्ज को पिघला के एक शेप में डाल के फिर उसे निकाल के एक मूर्ति बनाई जाती थी। फिर ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड में ब्रॉन्ज स्टेच्यू होता था। फीचर्स में तीसरे नंबर पे है पाम पेंटिंग। पाम यानी कि पत्ता और पत्ते, और पाम पेंटिंग जो है मैन्युस्क्रिप्ट एंड मुराल पेंटिंग था। ये मैं आपको पेंटिंग में बताऊंगा, आप इसको इस तरह से शॉर्ट में पहले लिख लीजिए। स्टेच्यू विथ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के साथ भी स्टेच्यू बनाए जाते थे, यानी खुले मैदान में भी बनाए जाते थे स्टेच्यू। बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म एज सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था ये लोग सब धर्म संभवों पे बिलीव करते थे, तो बुद्धिज्म इसका तो धर्म ही था। हिंदुइज्म पे भी काफी सारे जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको मिल जाएंगे पाला डायनेस्टी में। फिगर्स ऑफ सिमिलर पैटर्न एंड साइज, जो पाला डायनेस्टी के एरिया में काफी सारे इमेजेस मिले हैं, काफी सारे जो है साइज मिले हैं, काफी सारे सिमिलर पैटर्न के हैं, काफी सारे जो है सारे लगभग बहुत सारे एक ही साइज के हैं, एक ही पैटर्न के हैं। नेचुरलिस्टिक इमेज एंड स्टाइल, जो नेचर का जो मतलब नेचर का जो इमेज और स्टाइल होता है वो जनरली इसमें प्रेडिक्ट होता था पाला डायनेस्टी के एम्पायर में। तो आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो फीचर्स ऑफ पाला आर्ट में ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिखिए, इसमें आप बनाइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम लोग इसके बॉडी पे चलते हैं। उससे पहले मैंने जो भी बताया आपने लिख लिया होगा अपने नोटबुक में। अब पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के स्कल्पचर ड्यूरिंग पाला एम्पायर, अब इसके मूर्ति कला पे चलते हैं। स्कल्पचर जो फर्स्ट पॉइंट हम दे रहे हैं, इसके बाद हम आर्किटेक्चर और पेंटिंग को डिस्कस करेंगे। स्कल्पचर ड्यूरिंग पाला एम्पायर, स्कल्पचर ऑफ पाला इरा वाज एलिगेंट इन नेचर, प्रिसाइज टेक्निकली। ये पहला पॉइंट आप लिखिए कि ये जो है पाला एम्पायर का जो स्कल्पचर था वो एलिगेंट था। एलिगेंट का मतलब आप जानते होंगे। मैनी मेटल स्कल्पचर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड, मैंने पहले ही बताया कि ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड क्या है। तो जो मेटल स्कल्पचर थे, जो मेटल से बना हुआ मूर्ति था, वो ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड से ही बना हुआ था। थर्ड पॉइंट में लिखिए मोस्ट ऑफ द इमेजेस वेयर गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड स्पेशली ऑफ बोधिसत्व। तो इसके जो इमेजेस थे जनरली किस चीज के होते थे, तो गॉड्स गॉडेसेस जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म में होते हैं, और बोधिसत्व की इमेज भी, बोधिसत्व की इमेजेस भी ये लोग बनाया करते थे। इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट ऑफ बुद्धा हैव बीन स्पेशली डिपिक्टेड। फोर्थ पॉइंट में आप लिखिए कि बुद्ध के टाइम, बुद्ध के जीवन का, लॉर्ड बुद्धा के जीवन का जो भी इवेंट था उसको जो है इस स्कल्पचर में दिखाया जाता है। तो क्या क्या इवेंट थे उसमें, महाविनिष्क्रमण जब उन्होंने घर छोड़ा था, निर्वाण इनलाइटमेंट संबोधि, तो वो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर क्या कहते हैं, जो भी बुद्धा के और भी चीजें थी, जब उन्होंने शरीर का त्याग किया था, उसको किस नाम से जानते हैं, ये भी आपको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको जो है पता होगा। तो ये जो पॉइंट्स थे बुद्धा के जीवन की, ये सब बातें थी, इन सब को भी स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला से डिपिक्ट किया गया था। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर लिखिए। धीमन एंड विटफाल वेर फेमस स्कल्पचर एट द टाइम ऑफ धर्मपाल, बोथ वेर एक्सपर्ट इन ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड। जो स्कल्पचर थे उस वक्त, तो उसमें जो मूर्तिकार थे, मूर्तिकार स्कल्पचर, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट धीमन और विटपाल थे। ये पाला डायनेस्टी में धर्मपाल के समय हुए थे। धीमन एंड विटपाल ये ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड के एक्सपर्ट थे। ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड जो है, जब ब्रॉन्ज को पिघला के आप किसी शेप में डाल देते हैं और फिर उस मूर्ति को निकालते हैं, तो ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड कहते हैं। धीमन और विटपाल इसके एक्सपर्ट थे। ये फेमस स्कल्पटर थे एट द टाइम ऑफ धर्मपाल। तो ये धीमन और विटपाल का नाम जरूर लिखिएगा। एंड द सिक्स्थ पॉइंट, एग्जांपल्स। एग्जांपल भी देना जरूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मूर्ति कला के बारे में, स्कल्पचर के बारे में, तो एग्जांपल भी दे दीजिए। क्राउन इमेज ऑफ बुद्धा कुकरी हार गया में,
जो बुद्ध के क्राउन इमेज है, मतलब मुकुट लगा हुआ, तो वो कुकरीहार गया में मिला है, और स्टैंडिंग बुद्धा इमेज नालंदा में मिला है। ये दोनों एग्जांपल में लिख दीजिएगा, क्राउन इमेज ऑफ बुद्धा कुकरीहार गया, स्टैंडिंग बुद्धा इमेज नालंदा में। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया स्कल्पचर ऑफ पाला एम्पायर। अब पाला डायनेस्टी के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने पहले बताया, आपने नोटबुक में लिख लिया होगा। अब आगे आर्किटेक्चर ऑफ पाला, ये आप इसको ब्रैकेट में इसको रख दीजिए। हर टॉपिक को अगर इस तरह से आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो दिखने में अच्छा लगता है, और इससे एग्जामिनर थोड़ा सा आपको ये ज्यादा देगा। पाला आर्किटेक्चर वाज बेसिकली बर्न्ड ब्रिक बेस्ड। ये इंपॉर्टेंट फीचर है पाला आर्किटेक्चर का, ये जरूर लिखिएगा कि ये पके हुए ईंट में काफी सारे इसके स्ट्रक्चर मिले हैं, बेसिकली बर्न्ड ब्रिक बेस्ड। सेकंड में लिखिएगा इन रीजन ऑफ पाला डायनेस्टी मेनी स्तूपा वेयर फाउंड। तो बहुत सारे स्तूपा मिले हैं आर्किटेक्चर में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। स्तूपा का एक डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। आंसर में अगर डायग्राम देते हैं तो आप ये काफी अच्छा लगता है आंसर को दिखने में, और एग्जामिनर इससे काफी इंप्रेस होता है। तो आप स्तूपा का डायग्राम कैसे बनाएंगे, इससे पहले मैंने इसी चैनल पे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें काफी अच्छा स्तूपा का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। आप उसमें जाइए, उस वीडियो में जाइए मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, और वहां जाके स्तूपा का स्ट्रक्चर को अच्छे से यहाँ भी एक बना दीजिए। ठीक है, अगर ये पाला डायनेस्टी पर, पाला आर्किटेक्चर पर आपको सवाल लिखना है तो इन रीजन ऑफ पाला डायनेस्टी मेनी स्तूपा वेयर फाउंड, एक डायग्राम बना दीजिए। थर्ड पॉइंट में लिखिए देवपाला बिल्ट नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार देवपाल ने बनाया था। अब महाविहार कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर आपका देखिए। देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इस तरह से, ये एंट्री पॉइंट हुआ, इस तरह से ये एंट्री पॉइंट है, और ये स्क्वायर शेप में है, और ये चारों तरफ वो जो दिख रहा है ये रूम है। इस रूम के बीच में कोर्ट यानी कि आंगन है, इसके बाद यहाँ बगल में एक बरामदा है। तो इस तरह से रूम्स, और यहाँ सीढ़ी है। अब जाहिर सी बात है रूम्स है तो बगल में सीढ़ी भी होगी, तो लेडर सीढ़ी है, और इस तरह से इस स्ट्रक्चर को आप बनाइए। अगर इसको आप बनाते हैं तो अच्छा लगेगा आपका आंसर दिखने में, थोड़ा सा इंप्रेसिव हो जाता है आंसर। और इसके नीचे जरूर लिखिएगा सिंबॉलिक पिक ऑफ महाविहार, ये जरूर लिखिएगा, ये सिंबॉलिक पिक है महाविहार का। ठीक है, तो ये आपका जो है फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। देवपाला गॉड बिल्ट बुद्धा विहार एट उदंतपुरी। ये भी एक आर्किटेक्चर की फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि देवपाला ने जो है बुद्ध विहार बनाया उदंतपुरी में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आता है धर्मपाला लेड द फाउंडेशन ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला, विक्रम यहाँ है, शिला वहां है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देवपाल ने बनाया था, ये आप जानते होंगे। तो इसको भी एक पॉइंट में लिखिए, क्योंकि ये आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना था पाला डायनेस्टी का। विष्णुपद टेम्पल एट गया, काफी फेमस टेम्पल है गया का, तो 6 पॉइंट में लिखिए विष्णुपद टेम्पल एट गया। एंड द लास्ट पॉइंट में लिखिए रॉक कट टेम्पल एट कहलगांव। कहलगांव भागलपुर में है, वहां पर एक रॉक कट यानी पत्थर को काट के बनाया गया टेम्पल है। तो ये पाला डायनेस्टी का आर्किटेक्चर हुआ। इसमें आप 2 डायग्राम लिखेंगे। एक डायग्राम आप स्तूपा का बनाएंगे जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की वीडियो में है, वहां से आप कॉपी कर लीजिए, और एक डायग्राम इसका बनाएंगे सिंबॉलिक मैप ऑफ महाविहार। ठीक है, ये आर्किटेक्चर का सेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है पेंटिंग्स पर चलते हैं पाला एम्पायर। सो फ्रेंड्स, तो पहले स्कल्पचर फिर आर्किटेक्चर, 2 सेक्शन हमने पाला आर्ट का कवर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं पेंटिंग्स ऑफ पाला आर्ट, पालाज पर। पेंटिंग्स ऑफ पाला लिखिए, इसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कीजिए। फिर उसके बाद लिखिए पेंटिंग्स ऑफ पाला डायनेस्टी आर अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स। 2 फॉर्म्स में पाला आर्ट के पेंटिंग पाए जाते थे। वन इज मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, सेकेंड इज मुराल पेंटिंग। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, पेंटेड मनुस्क्रिप्ट वाज जनरली रिटन ऑन पाम लीव्स। ठीक है, जो मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग होती थी वो ताड़ के पत्र पर उसे जो है बनाया जाता था। ठीक है, वो मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग कहलाती थी। इसके एग्जांपल्स जानेंगे, अष्टसालिका, प्रज्ञापरमिता एंड पंचरक्ष, ये 3 एग्जांपल हैं मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग के। ऑल आर प्रिजर्व्ड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जो ये तीनों पेंटिंग्स हैं मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग के जो एग्जांपल हैं, 3 एग्जांपल, अष्टसालिका, प्रज्ञापरमिता और पंचरक्ष, ये तीनों पेंटिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रिजर्व है। इससे आप इसके इंपोर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। द सेकेंड इज मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग, जो पेंटिंग्स होते थे मुराल पेंटिंग्स, वो जनरली सरफेस पे, वॉल पे और सीलिंग पे बनाए जाते थे, उसे मुराल पेंटिंग कहते थे। मुराल पेंटिंग हैज बीन फाउंड इन सराय स्थल एट नालंदा। ये कहाँ मिला है मुराल पेंटिंग? सराय स्थल
नालंदा में है, वहां पे ये मुराल पेंटिंग मिला है। ए पेंटिंग अप्लाइड टू द सरफेस वॉल और सीलिंग, ये लिखा हुआ है। तो सरफेस वॉल और सीलिंग पर डायरेक्ट अप्लाई करके एक पेंटिंग बनाई जाती थी जिसे कि मुराल पेंटिंग कहते हैं। तो आप इसको जो है फिर से अपने नोटबुक में लिखिए, एक बेहतरीन आंसर आपका तैयार हो रहा है। और इसके बाद इसके लास्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं जो कि कंक्लूजन का होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पाला आर्ट के लास्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि कंक्लूजन का होगा। कंक्लूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आंसर का, क्योंकि कंक्लूजन ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है। और कंक्लूजन लिखने के बाद जो एग्जामिनर होता है वो कंक्लूजन पढ़ता है और उसके बाद जस्ट अब वो नंबर देता है। तो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एक बेहतरीन कंक्लूजन लिखते हैं तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन आप इस तरह से लिखेंगे पाला आर्ट का। In conclusion, Pala art represents a highly skilled and technically proficient form of art that has had a significant impact on Indian art and culture. तो कंक्लूजन में इस तरह से आप लिख सकते हैं कि पाला आर्ट रिप्रेजेंट करता है एक हाईली स्किल्ड और टेक्निकल प्रोफिशिएंट फॉर्म ऑफ आर्ट का, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे। ठीक है, ये एक लाइन हुआ कंक्लूजन का। सेकंड लाइन लिखिए, देयर आर्ट हैज लेफ्ट एन indelible mark on the spiritual and cultural landscape of India and has continued to inspire artists and admirers alike. इसका मतलब है कि आर्ट एंड कल्चर, जो इसके आर्ट थे, पाला आर्ट थे, वो एक अमिट छाप, इंडेलिबल मार्क, एक अमिट छाप छोड़ने में सक्षम है, जो कि स्पिरिचुअल और कल्चरल लैंडस्केप पर, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, कल्चर संस्कृति, ये लैंडस्केप पे काफी एक अमिट छाप छोड़ने में पाला आर्ट की जो पाला आर्ट है वो छोड़ने में सक्षम है। एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर आर्टिस्ट एंड एडमायर्स अलाइक, और ये कंटिन्यू जो है प्रशंसा के योग्य बनाता है इसके आर्टिस्टों को, इसके बाकी जो भी आर्किटेक्चर या मूर्तिकार थे, जो आर्टिस्ट थे, जो इसके पेंटर्स थे, इन सबको प्रशंसा के योग्य ये बनाता है। तो पाला डायनेस्टी पर, पाला आर्ट एंड कल्चर पर जनरली जो सवाल बनते हैं उसको एक एक करके आपने नोटबुक में लिखा होगा, मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया। उसको लिखने के बाद एक बेहतरीन आंसर पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आपका तैयार हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, कंक्लूजन लिखिए। इसके बाद ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। पाला आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपका कवर हो गया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक से हम मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।